बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे से दुलारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट, आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज आपके कंपटीशन एग्जाम दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार पूछा गया है, ठीक है। और आप लोग पिछले वीडियो में जो है मानव में लिंग निर्धारण तथा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण वाले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका बहुत सारे स्टूडेंट सही सही जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। साथ में जो लोग नहीं देते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी अपने क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। तो चलिए आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे और आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आप हमें बताएंगे जो परागकण होता है उसका आउटर लेयरिंग किसका बना होता है, ठीक है। और 7 सेल 8 न्यूक्लियस मतलब प्लांट सेल कौन सी होती है? कौन सी प्लांट सेल जो है 7 सेल 8 न्यूक्लियस होती है? इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। और हमें तीसरा आंसर दीजिएगा अभ्रूण पोष, ठीक है। अभ्रूण पोषी का 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, अभ्रूण पोषी का 2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक। ये 3 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना ताकि हमें पता चलते रहे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से 30% आपका सिलेबस डिलीट कर दिया गया है। इसके बारे में आपको संडे को या सैटरडे को एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है और कौन कौन से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम उसके बारे में हम संडे को बात करेंगे। आज की वीडियो लंबी नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम टॉपिक से रिलेट हम बात करेंगे, पढ़ाएंगे आपको ताकि आप पढ़ सकें। और फालतू की बातें, फालतू नहीं, इंपॉर्टेंट बात वो भी है जो हम संडे को केवल एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे हम लोग। तो चलिए आज की हम जो है पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली हेडिंग है उत्परिवर्तन, ठीक है, म्यूटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उत्परिवर्तन जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? म्यूटेशन, म्यूटेशन कहा जाता है। एक या 2 लाइन का डिफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ऐसी क्रिया जिसमें डीएनए श्रृंखला में बदलाव हो जाए जिसके परिणाम स्वरूप जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाए इसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। आप कहेंगे सर आप बोले 2 लाइन का डिफिनेशन और हो गया 3 लाइन का। कोई बात नहीं बच्चों, बहुत ही आसान है, छोटा सा है ना, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम याद दिला देते हैं। क्या हमने लिखा है कि ऐसी क्रिया जिसमें डीएनए श्रृंखला में बदलाव हो जाए, डीएनए श्रृंखला में क्या हो जाए? बदलाव हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप, मतलब अगर देखा जाए तो डिफिनीशन हमारा यहीं तक था।
बट हमने 2 लाइन ऐड किया है जिससे आपकी समझ और बढ़ जाए। हमने क्या बोला, डीएनए श्रृंखला में बदलाव हो जाए जिसके परिणाम स्वरूप जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाए। ठीक है बच्चों, एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हमारा जो डीएनए होता है, हमारा डीएनए जो है हर एक सेल में प्रेजेंट है। और आपको पता है कि हमारे शरीर का कोई लक्षण जो दिखाई दे रहा है, हम लंबे हैं, काले हैं या गोरे हैं, हमारा बाल कैसा है, हमारी आइज कैसी है, उसके लिए हर एक लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होता है। और जीन जो होता है डीएनए में पाया जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में बनाएंगे आप लोग। ऐसा होता है और इसी डीएनए श्रृंखला पे हमारा जीन क्या होता है, उपस्थित होता है। हमारा जीन क्या होता है, उपस्थित होता है बच्चों। तो अगर डीएनए श्रृंखला में ही बदलाव हो जाएगा तो कुछ बदल जाएगा, उत्परिवर्तन यानी कि कुछ बदला, इसका मतलब हो गया। तो ऐसी क्रिया जिसमें डीएनए श्रृंखला में बदलाव हो जाए जिसके परिणाम स्वरूप, और डीएनए श्रृंखला में बदलाव होगा तो क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जीन तो बदलेगा, साथ में जो लक्षण दिखाई भी देते हैं वो भी बदल जाएंगे। यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। इतना बच्चों क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सबसे पहले ह्यूगो डी व्रीज नाम के वैज्ञानिक ने किया था। हालैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने उत्परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इतना हो गया। अब उत्परिवर्तन मतलब होता क्यों है, क्या हो जाता है उसमें, हम उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, उत्परिवर्तन इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्परिवर्तन कभी कभी लाभदायक भी है, कभी कभी हानिकारक भी है। उत्परिवर्तन होने की वजह से कभी कभी किसी भी जीव को नुकसान भी होता है और कभी कभी किसी भी जीव को क्या हो जाता है, फायदा भी होता है। तो दोनों केसेस होते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की बात करें तो अभी तक वैक्सीन अभी तक मतलब अनाउंस किया जा रहा है कि यहां बन गया, वहां बन गया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वैक्सीन बना है या क्या हुआ। तो जो वैक्सीन है, जो कोरोना वायरस है, यानी कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि बदलते 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 एक दिन इस प्रकार से बदल जाएगा कि उससे रोग ही नहीं होगा। यानी कि म्यूटेशन, यही म्यूटेशन यानी उसके जो जेनेटिक उसका मटेरियल, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। अगर वो लगातार बदल रहा, अगर डीएनए होता तो उसकी मेडिसिन बन चुकी होती। अगर डीएनए, कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए रहा होता तो अब तक उसकी मेडिसिन या वैक्सीन बन चुकी होती। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा हो नहीं पा रहा है और उसका आरएनए है, और आरएनए जो होता है वो बहुत तेजी के साथ बदलाव करता है। यानी जो अगला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो इतना इंटरेस्टिंग है, आपको एकदम समझ लीजिए कि आप उसमें खो जाएंगे। और अगर आप सीखने के उद्देश्य से अगर उस चैप्टर में आते हैं तो वाकई में हम इतना सिखा देंगे आपको कि आप किसी को भी समझ सकते, मतलब किसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल चीजों को जान सकते हैं कि हाँ ये हुआ होगा। इसका मतलब जो आज कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और आरएनए लगातार बदलता है। अगर उसकी दवा भी बन जाती है तो वो फिर से बदल जाएगा। और कुछ साइंटिस्टों और कुछ डॉक्टर का कहना है कि जो वायरस है, ये जो दूसरे देश से जो आया है, यानी कि इसके 11 स्ट्रेन है। किसने? 11 स्ट्रेन है। थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, खतरनाक है हमारे 11 स्ट्रेन, यानी 11 टाइप का वायरस है। 11 टाइप का वायरस है, जिसमें 9 जो है ये खतरनाक नहीं है, लेकिन 2 बहुत ही डेंजरस हैं। 2 बहुत डेंजरस हैं। अब ये जो 2 डेंजरस हैं, ये जब किसी को हो रहे हैं तो उनका रिकवरी करना बड़ा मुश्किल है। मतलब समझिए कि बहुत ही मुश्किल है, यानी वो व्यक्ति मर जा रहे हैं। यानी जो डायरेक्टली दूसरे देश से व्यक्ति आए हैं, यानी दूसरे देश से जो कोरोना वायरस हमारे देश में आया है, वो वायरस बड़ा खतरनाक है। उसके होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन जब ये फैलते फैलते एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे चौथे ऐसे हो रहा है ना, तो उसकी जो इफेक्ट करने की क्षमता कम हो जा रही है और वो 9 टाइप का
न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि माइल्ड वायरस मतलब माइल्ड इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं पर थोड़े बहुत इन्फेक्शन, कहीं पर इन्फेक्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वायरस के कई टाइप हैं, कई स्ट्रेन हैं, है तो कोरोना ही वायरस लेकिन उसके कई स्ट्रेन हैं। और 9 जो हैं वो कुछ बहुत कम इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 2 बहुत डेंजरस हैं। जो अदर कंट्री से आए हैं वो 2 हैं, है ना। और जो हमारे कंट्री में एक दूसरे व्यक्ति से फैल कर हुए हैं वो 9 हैं। और जो 9 है इसमें रिकवरी रेट बहुत तेज है, मतलब व्यक्ति ठीक हो जा रहा है। लेकिन 2 अगर ये अफेक्ट कर रहे हैं तो मुश्किल हो जा रही है, ठीक है। तो हुआ क्या, मतलब उत्परिवर्तन, यानी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि डीएनए में अगर उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए में कुछ ऐसा बेस जाकर जुड़ जाए, बेस मतलब क्षार होता है, ठीक है, क्षार यानी डीएनए मतलब जो क्षार होता है, नेक्स्ट क्लास में एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों, लेकिन अभी भी हम क्लियर करना चाहते हैं उसको कि डीएनए, जैसे एक एग्जांपल बताएं, जैसे ये डीएनए है किसी का, वायरस का ये मान लेते हैं आरएनए है, ठीक। अगर इसमें छोटा सा और टुकड़ा आरएनए का जुड़ जाए तो ये पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा आरएनए बदल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा आरएनए बदल जाएगा। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो वायरस अफेक्ट करना बंद कर दे, मतलब उसके पास वो क्षमता ही न रह जाए, वो प्रोटीन ही न बना पाए। समझ रहे ना मेरी बात को, हम क्या बताना चाह रहे हैं। यानी उत्परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डीएनए या आरएनए, है ना, यहां पर हमने डीएनए लिखा है, यहां पर हमको जेनेटिक मटेरियल लिखना चाहिए। आप डीएनए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डीएनए आरएनए, क्योंकि वायरस में आरएनए भी होता है, उसमें क्या हो जाएगा, उसके डीएनए श्रृंखला में बदलाव हो जाए। बदलाव का मतलब, बदलाव कई तरीके से हो सकते हैं, बदलाव कई तरीके से हो सकते हैं। एक तो जैसे इतना बड़ा डीएनए आरएनए है किसी भी जेनेटिक मटेरियल, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वायरस का या बैक्टीरिया का, अगर उसमें डिलीशन कर दिया जाए, डिलीशन का मतलब डिलीट कर दिया जाए, डिलीट कर देंगे छोटा हो जाएगा, हो सकता है तब भी अफेक्टेड कम हो, है ना, या फिर उसमें बदलाव हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तब भी कुछ जीन कम हो जाएंगे, कुछ तो बदलाव होगा। अगर इसमें कुछ जीन ऐड हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी कुछ जीन इसमें ऐड हो जाए, तो जो ऐड हुआ है तब भी फ्रेम शिफ्ट हो गई पूरी, मतलब कि फिर से बदलाव होने के चांसेस है। यानी वही बात बता रहे हैं हम लोग कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डीएनए ही क्या हो जाए, जेनेटिक मटेरियल ही बदल जाए, उसे ही क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन होने के कारण कौन कौन हो सकते हैं, डीएनए में, यानी जो हमारा डीएनए होता है, जैसे ये डीएनए है, इसमें कुछ बड़ा मतलब कुछ ऐड हो जाए, कुछ क्षार जो है इसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए, या कुछ डिलीट हो जाए, यानी कुछ डिलीट हो जाए या कुछ ऐड हो जाए। ऐसी स्थिति में, यानी दोनों स्थिति में ही क्या होगा, उत्परिवर्तन होगा। और उत्परिवर्तन हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। जैसे इस कोरोना वायरस की बात हम किए हैं, कोरोना वायरस आज से नहीं है, बहुत पहले से है, बहुत पहले से है, लेकिन बच्चों उसमें कुछ ऐसे बदलाव हुए कि वो खतरनाक हो गया। यानी कोरोना वायरस आज से नहीं है, इसकी ये तो हमें लगता है कि 2000 से पहले का ही है, सन 2000 से पहले का ही है, लेकिन हुआ क्या कि उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हो गए। जब वो चेंजेस हुआ तो वो खतरनाक हो गया और डेंजरस हो गया, और जब वो डेंजरस हुआ तो आज आप देख रहे हैं सब कुछ बंद पड़ा है। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, यही उत्परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लाभदायक भी होता है इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन मतलब विकास के लिए, यानी उत्परिवर्तन लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, ठीक है, लाभदायक भी है, हानिकारक है। जैसे हमने अभी कोरोना वायरस के बारे में बात किया, और कोरोना वायरस में हमने क्या बताया आप लोगों को कि अगर वही कोरोना वायरस आज से बहुत पहले था, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उसके आरएनए में ऐसा बदलाव हुआ कि वो डेंजरस हो गया, बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया, जिससे आज बहुत सारे व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। और एक दिन ऐसा भी होगा कि वो पता नहीं दवा बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन उससे पहले वो बदल जाएगा और अफेक्ट करना बंद कर देगा, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और वो उत्परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर भी होता है। अरे जैसे एग्जांपल कैंसर, कैंसर क्या होता है, कैंसर में उत्परिवर्तन ही होता है, मतलब जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए में जब डीएनए क्या कर रहा, मतलब जो सेल होती है हमारी डिवाइड कर रही होती है, उसी दौरान उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो सेल बदल जाती है, अमर हो जाती है। कैंसर मतलब अमर कोशिका, और वो लगातार डिवीजन करने लगती है, ठीक है। तो वो भी किसके कारण, कैंसर किसके कारण होता है, उत्परिवर्तन के कारण होता है। मतलब डीएनए की श्रृंखला में बदलाव, या तो कुछ डिलीट हो जाए या तो कुछ उसमें ऐड हो जाए। एडिंग होने से भी, डिलीट होने से भी
दोनों सिचुएशन में भी क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन होता है। और उत्परिवर्तन के 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? रासायनिक और भौतिक कारण। ठीक है, रासायनिक कारण और भौतिक कारण। और एक तो जीन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, एक मतलब डीएनए का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वो भी क्या हो सकता है, उत्परिवर्तन का कारण हो सकता है, विकास का कारण हो सकता है। ठीक है, उत्परिवर्तन मतलब आज के दिन में साइंटिस्टों का कहना है कि हम जैसे नॉर्मल चीज अगर हम आपको बताएं कि इंसान जो है, जो अगर बुक्स में जो भी लिखा है या सच्चाई भी यही है कि हम लोगों का जो विकास हुआ है वो बंदर की प्रजाति से हुआ है। यानी बंदर को आज भी देखिए और इंसान को देखिए, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा इसमें कि बदलकर इंसान बन गया होगा। तो उत्परिवर्तन ही इसका एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी हम नेचर के साथ बदलते गए, हमारे अंदर बदलाव होता गया, हमारे डीएनए में बदलाव होता गया, डीएनए में एडिंग होने लगी। ठीक है, तो उत्परिवर्तन के कारण ही हुआ है सब कुछ। ठीक, तो आप लोगों को आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिल रहा होगा। तो उत्परिवर्तन के 3 कारण बताएं, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? 2 हैं, है ना। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? 2 हैं। कौन कौन से? भौतिक तथा रासायनिक। ठीक है, भौतिक कारण तथा रासायनिक। उत्परिवर्तन 2 कारण से हो सकता है। कौन कौन सा? भौतिक और दूसरा कौन सा? रासायनिक। भौतिक में क्या हो सकता है? भौतिक में जो रेज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सरे कराते हैं ना, एक्सरे रेज होती हैं और गामा रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो सन से आने वाली यूवी रेज होती हैं, ये भी कैंसर का कारण बन सकती हैं। तो ये क्या है? ये फिजिकल है। ठीक है, ये फिजिकल है। तो कौन कौन से हैं इसमें? एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कौन कौन से? यूवी रेज, एक्स रेज। ठीक है, एक्सरे, यूवी रे, और उसके साथ साथ आप यहां पर गामा रेज भी लिख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड लिख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में ही यही रेज होती है। ठीक है, गामा रेज। ठीक है, तो बच्चों भौतिक कारण भी हो सकता है उत्परिवर्तन का, यानी कि जो हम एक्सरे वगैरह कराते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, उसमें लाइट इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हड्डियों का फोटो कैप्चर करती है। आप समझ सकते हैं, अगर उस दौरान सेल डिवाइड कर रही है और उसके डीएनए में बदलाव हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल समझिए, यानी कि सेल डिवीजन और सेल वाले चैप्टर जो क्लास 11 में पढ़ाते हैं ना, तो वहां पर हम अच्छे तरीके से समझाते हैं कि क्या हो सकता है जब सेल डिवाइड करती है। और हम इस समय द राइट वे एजुकेशन वाले चैनल पर सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अगर आप क्लास 12 के भी स्टूडेंट हैं तो प्लीज जाकर देखिए, वहां पर 12th और 11 दोनों वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं। आप लोग वहां नहीं जा रहे हैं और आप घर पे बैठे तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, सब कुछ एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो जो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड की जो रेज होती है इतनी खतरनाक होती है कि वो हमारे शरीर के अंदर जाकर अंदर से फोटो कैप्चर करती है। हालांकि उस समय हमारे लिए फायदा करती है, लेकिन अगर इन द केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेल डिवाइड कर रही हो और वो रेज पड़े और हमारे सेल को डिस्टर्ब कर दे, यानी सेल हमारा समझ ना पाए, और जब ऐसी स्थिति में डिस्टर्ब हो जाता है तो वही कोशिका बन जाती है क्या? कैंसर सेल बन जाती है। ठीक है, तो भौतिक कारण भी हो सकता है। कभी जो लोग ज्यादा गोरे होते हैं, खास करके इंग्लैंड वगैरह में, अगर सन की लाइट डायरेक्टली उनकी स्किन पर पड़ती है और बहुत टाइम तक पड़ती रही तो उनको स्किन कैंसर हो सकता है ना, स्किन कैंसर हो सकता है। रासायनिक की बात करें तो रासायनिक में मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो खतरनाक होती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो रासायनिक कारण में मेडिसिन के कारण भी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए? हाँ, उत्परिवर्तन हो सकता है। तो हमने क्या लिखा? उत्परिवर्तन के 2 कारण होते हैं, भौतिक कारण तथा रासायनिक कारण। और आप यहां पर लिख सकते हैं, एक लाइन यहां पर ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है उसे हम म्यूटाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटाजन कहते हैं। यानी यहां पर एक लाइन आप मेंशन कर लीजिएगा प्लीज। क्या लिखेंगे आप लोग? जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है उसे हम म्यूटाजन कहते हैं। ठीक है,
तो वो म्यूटाजन कौन कौन हो सकते हैं? यूवी रेज है, एक्सरे है, गामा रेज है, मेडिसिन है, और भी बहुत सारी ETC कर दीजिएगा। यानी इसके कारण ही म्यूटेशन हो रहा है, इसके कारण ही बदलाव हो रहा है डीएनए पर। तो इसी को कहेंगे ना उत्परिवर्तन जन। उत्परिवर्तन जन मतलब म्यूटाजन। ठीक, समझ गए? यानी जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? म्यूटाजन यानी उत्परिवर्तन जन कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना तो हो गया होगा, अब कंफर्म है। और म्यूटेशन भी पता चल गया किसके कारण, ये भी पता चल गया। और क्यों होता है म्यूटेशन ये भी हमने आपको बताया कि डीएनए श्रृंखला पे बदलाव कैसे कैसे हो सकते हैं। तो डीएनए श्रृंखला पे बदलाव क्या हो सकता है? डीएनए जो होता है इसमें कुछ क्षार ऐड हो जाए तब भी डीएनए श्रृंखला बदल गई, या कुछ डिलीट हो जाए तब भी हो गई, या फिर जीन जो हमारा डीएनए है या जीन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं दूर चला जाए तब भी उत्परिवर्तन होने के चांसेस होते हैं। और उत्परिवर्तन से उत्परिवर्तन जो होता है वो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक है। और जब ये होता है तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है, और विकास के लिए यानी इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जो इतने वैरायटीज के हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं उत्परिवर्तन का भी रोल है। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ह्यूगो डी व्रिज नाम के वैज्ञानिक ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट जब इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये तो हो गया। अब एक हेडिंग और पूछी जाती है आपसे, एक हेडिंग पूछी जाती है बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है। जिसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, इसका मतलब समझिए, जब डीएनए श्रृंखला में केवल एक जीन के बदल जाने से या डिलीट होने से या ऐड होने से, ठीक, हमने क्या बोला? डीएनए श्रृंखला के एक जीन के बदल जाने से या डिलीट हो जाने से या जुड़ने से यानी ऐड हो जाने से जो उत्परिवर्तन होता है उसे हम बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं आप लोगों को, जैसे डीएनए श्रृंखला है, डीएनए श्रृंखला है, इस पे जो क्षार है ATGC ये लगे पड़े हैं। ये सब आप कहेंगे सर ये सब क्या लिख दिए? बच्चों चिंता मत करिए, नेक्स्ट क्लास आएगी तो समझ में आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा समझ में आ जाएगा। ये डीएनए श्रृंखला की क्षार है, ये डीएनए श्रृंखला का क्षार है। और बच्चों पॉइंट म्यूटेशन हम पढ़ रहे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं यहां पर कि पॉइंट म्यूटेशन में एक ही जगह पर, इस एक ही जगह पर केवल और केवल यू हो जाता है। केवल एक परिवर्तन हुआ था, ए था यहां पर ए, और वो क्या आ जाता है यहां पर यू हो जाता है। एक ही जगह पर क्या हो जाता है? यू हो जाता है, जिसके कारण एक बदलाव हो जाता है, बदलाव हो जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। तो केवल एक पॉइंट पर परिवर्तन हुआ तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और इससे बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन यानी बिंदु उत्परिवर्तन का। यानी डीएनए श्रृंखला पर केवल एक ही जगह पर यू हो जाने की वजह से बदलाव हो जाता है और एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो बीमारी हो जाती है। समझ गए ना? इतना आप लोगों ने समझ लिया। और पॉइंट म्यूटेशन में कुछ हो सकता है कि एक डिलीट भी हो जाए, हो सकता है यहां से डिलीट हो जाए, हो सकता है कि एक और इसमें ऐड हो जाए, एक और ऐड हो जाए। तो केवल एक क्षार में एक क्षार केवल परिवर्तित हो रहा है ना? यानी हमने क्या बोला? बिंदु उत्परिवर्तन में, यानी बिंदु उत्परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए श्रृंखला में केवल एक क्षार में बदलाव होता है, चाहे वो बदल जाए, चाहे डिलीट हो जाए, चाहे उसमें ऐड हो जाए। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? बिंदु उत्परिवर्तन बोलेंगे। एग्जाम्पल उसका क्या है? सिकल सेल एनीमिया एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एक ही जगह पर यू हो जाता है जिसकी वजह से एक रोग होता है और मानव में होता है। आगे हम पढ़ेंगे इस हेडिंग को अलग करके पढ़ेंगे, चिंता मत करिए आपको कि कहां पर बदलता है। ठीक, तो एक ही जगह पर केवल यू हो जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जीन बदल जाता है, मतलब एक बीमारी हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया एक रोग हो जाता है।
तो बच्चों आप लोगों ने ये इतना समझ लिया बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में, तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम एक नोट कर लीजिए, आप लोग नोट डाल दीजिए। आप नोट क्या लिखेंगे आप लोग कि पांचवा जो क्रोमोसोम होता है हमारा, नोट में डालेंगे पांचवा जो क्रोमोसोम होता है उसकी छोटी भुजा, उसकी छोटी भुजा डिलीट हो जाने की वजह से एक रोग होता है जिसे क्राई-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 23 गुणसूत्र हैं। अगर पांचवें क्रोमोसोम की छोटी भुजा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो एक बीमारी हो जाती है। वो कौन सी बीमारी है, उसका नाम क्राई-डू-चैट सिंड्रोम एक बीमारी होती है, ये हो जाती है। और बच्चों ये बीमारी किसकी वजह से होती है, क्रोमोसोम मतलब डीएनए ही होता है। ठीक है, डीएनए ही जुड़ कर मतलब कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, और उसकी छोटी भुजा केवल डिलीट हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम हो जाता है। तो क्या हो गया, एक प्रकार का, या एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। ठीक, तो बच्चों इसको हम इरेज करते हैं। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे क्या, वंशागति विश्लेषण। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस, ये हेडिंग पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वंशावली विश्लेषण पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस समय नेट बहुत खराब चल रहा है हमारे यहाँ, और हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो अगर वीडियो 1-2 दिन डिले होता है तो प्लीज हमें क्षमा करिएगा, और आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो लेट मिलता है तो आप रिवाइज जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो रोज मिल जाए, बट इस समय बहुत खराब नेट चल रहा है, बहुत ही ज्यादा खराब। ये समझ लीजिए कि गूगल पेज नहीं ओपन हो रहा है, यूट्यूब पेज नहीं ओपन हो रहा है, इतना खराब नेटवर्क है, तो हम वीडियो अपलोड करने में असमर्थ हो जा रहे हैं। तो हमें माफ करिएगा। आज की क्लास यहीं तक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम वंशावली विश्लेषण पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट है वो भी, तो चलते हैं। और हाँ, क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।